हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 9 फिजिक्स। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ फिजिक्स, दैट इज़ मोशन। पहला चैप्टर मोशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने मैकेनिक्स। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि ये मैकेनिक्स क्या है, देन ये काइनेमेटिक्स क्या है, देन हम मोशन को बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो, किसी भी तरह के मोशन को जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लो एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, जब कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है तो उसका इनिशियल पोजीशन ए था, शुरुआती पोजीशन ए था, फाइनल पोजीशन बी था। तो ए और बी वो आने के लिए सम डिस्टेंस मूव किया है, तो हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा मोशन करा है। तो किसी भी तरह का मोशन हो, ये तो एक मैन का मोशन था ए से बी पॉइंट तक का, किसी भी तरह का मोशन को हम लोग, फिजिक्स का एक ब्रांच है मैकेनिक्स, उसके अंदर पढ़ते हैं। अब ये मैकेनिक्स के अंदर हम लोग किसी भी तरह का मोशन पढ़ते हैं। ठीक है। तो मैकेनिक्स के अंदर किस किस तरह का मोशन हो पढ़ सकते हैं हम लोग, ये आप ध्यान से सुनो। हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, FLUID, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स हम कह सकते हैं कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स भी हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर। अब ये फ्लूइड क्या होता है, तो फ्लूइड्स आप जानते हैं, फ्लूइड्स हम कहते हैं गैसेस और लिक्विड्स को। तो गैसेस और लिक्विड्स के मोशन को भी हम लोग मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। आप मैकेनिक्स के अंदर और पढ़ सकते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स। रोटेशनल मैकेनिक्स, ROTATION। ठीक है। ये स्क्रीन पे उतना बेहतरीन तो नहीं लिखा हुआ है, बट आप समझ सकते हैं रोटेशन। रोटेशनल मोशन भी हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर। हम सर्कुलर मोशन भी मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो किसी भी तरह का मोशन जो फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, वो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैकेनिक्स। तो दैट इज मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में ये हम लोग समझते हैं। तो मैकेनिक्स का एक छोटा सा टर्म है, उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। एक छोटा सा ब्रांच आप कह सकते हैं, उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। अब ये काइनेमेटिक्स क्या है, तो काइनेमेटिक्स is the study of motion of an object ignoring the agents causing the motion। काइनेमेटिक्स वैसा स्टडी है मोशन का जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, इग्नोरिंग द एजेंट्स काउजिंग द मोशन। जो एजेंट जिसके चलते मोशन हो रहा है उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, सिर्फ मोशन का स्टडी करते हैं कि मोशन हो रहा है, बस कैसे हो रहा है उसका एग्जांपल्स देखते हैं। ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके बारे में काइनेमेटिक्स में स्टडी हम लोग नहीं करते। ये पूरा ब्रॉड सेंस में आप कह सकते हैं, जब पूरा मैकेनिक्स आप पढ़ोगे तो आपको ये पूरा काउज समझ आएगा मोशन का। ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, मोशन चैप्टर की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। दैट व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है। तो मोशन आप सब समझते हैं कि मोशन क्या है, हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मोशन को और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए एक जो टर्म समझना जरूरी है, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट इधर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये यहाँ पर, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करने जा रहे हैं हम लोग। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हो और ट्रेन जा रही है। ठीक है। आप एक ट्रेन में बैठे हुए हो और ट्रेन जा रही है, और आपके बगल में एक आदमी बैठा हुआ है, आपके बगल में एक साथी आपका बैठा हुआ है। ठीक है। तो आपके साथी के हिसाब से आप रेस्ट में हैं, क्योंकि आप नॉर्मली बैठे हुए हैं बस सीट पे अपने। और मान लो एक आदमी थोड़े दूर पे खड़ा है और वो ट्रेन को जाता हुआ देख रहा है, ट्रेन से बाहर है वो। ठीक है। और ग्राउंड पे खड़ा है और वो ट्रेन को जाता हुआ, मूव करता हुआ देख रहा है। तो उसके हिसाब से आप क्या है, मोशन में है, आप मूव कर रहे हैं। लेकिन आपके साथी के हिसाब से, जो ट्रेन में बैठा हुआ है, उसके हिसाब से आप रेस्ट में है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप रेस्ट में है, और ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जहां पे एक इंसान आपको देख रहा है बाहर से ट्रेन को मूव करता हुआ, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप मोशन में है। तो एक इंसान एक ही टाइम पे रेस्ट और मोशन में भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आप समझ आ रहा हो कि दैट व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये एग्जांपल से हमने थोड़ा सा इसका व्यू लिया, दैट व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम इसको पूरी तरह समझने जा रहे हैं, दैट व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
तो आप डेफिनेशन से देख सकते हैं स्क्रीन पर, ए फ्रेम इन विच एन ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एंड मेक्स हिज ऑब्जर्वेशंस इज नॉन एज हिज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए फ्रेम इन विच एन ऑब्जर्वर, एक ऐसा फ्रेम जिसमें एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर है, जैसे कि ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका साथी आपके पास बैठा हुआ, तो वो ट्रेन के फ्रेम में एक ऑब्जर्वर है जो आपको देख रहा था, ठीक है, एंड मेक्स हिज ऑब्जर्वेशन, और उसकी ऑब्जर्वेशन में क्या दिखा, जब उसने अपना ऑब्जर्वेशन लगाया उसकी ऑब्जर्वेशन में क्या दिखा, आप रेस्ट में हो तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो जो आपका साथी बैठा हुआ था ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप रेस्ट में है। और जो एक आदमी ग्राउंड पे खड़ा हुआ था, वो अपने ऑब्जर्वेशन के अनुसार क्या कंक्लूड करेगा कि आप मूव कर रहे हो, मोशन में हो। तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अलग अलग तरह के मोशन आपको दिखाई पड़ते हैं। तो ये आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ गए होंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है, ये किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होता है। अब जैसे कि मान लो आपका जो साथी बैठा था आपके साथ, वो कहेगा कि आप रेस्ट में हो, है ना, और जो ग्राउंड पे जो आपका कोई और था, मान लो वो आपको देख रहा था मूव करता, वो तो आप कह रहा आपको मोशन में हो। तो अब ऐसा आप समझ सकते हैं कि अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग व्यू है मोशन का, और वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। तो आई होप यू आर क्लियर विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो तरह के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट दिस इज नॉट ऑफ योर बिजनेस। ये क्लास 11th के जब मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे, देन वहां पे बहुत डिटेल में आप इस चीज को पढ़ोगे, एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी वहां पे इसके साथ ही पढ़ना होगा आपको, तो वहां पे आप पढ़ोगे। सो एनीवे, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद हमारा टॉपिक है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटीज को समझने के लिए आप नीचे आ जाओ स्क्रीन पे, यहाँ देखो, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड यूनिट। मल्टीप्लाइड का मतलब ऐसे मल्टीप्लाई जो करते हैं हम लोग, ठीक है, मल्टीप्लाइड यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में एक मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू। जैसे मान लो अगर ऐसा कहा जाए आपको कि एक कार है, उसकी स्पीड है 50, और यहां पे देखो किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। तो आप ध्यान से देखो, ये 50 जो है, 50 है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी में 50, एक देखो ये 50 जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 50 क्या है, वैल्यू है, और ये किलोमीटर पर आवर क्या है, यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे स्पीड को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में आप एग्जांपल से देख सकते हैं, देयर इज अ मैग्नीट्यूड एंड देयर इज अ यूनिट। तो ये आप स्पीड के एग्जांपल से देख सकते हैं। आप मान लो कि एक कोई लड़का है, वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 5 मीटर, ठीक है। तो ये 5 क्या है बताओ, ये 5 है क्या, वैल्यू, और ये मीटर क्या है, यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में ये क्या है बोलो, 5 मीटर का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और उस फिजिकल क्वांटिटी में देयर इज अ मैग्नीट्यूड एंड देयर इज अ यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी क्यू उसका सिंबल है, क्यू इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड यूनिट, या कह सकते हैं आप मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट। ये मल्टीप्लाइड में ऐसे यहाँ पे क्रॉस, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। सो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हम कहते हैं, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। वेक्टर क्वांटिटी को हम कहते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा। अब ये क्या है, तो इसको समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये इसको हम समझते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के, पहला क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, दूसरा क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटीज को कहेंगे हम जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो। आप जो पहला एग्जांपल देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये फर्स्ट वाला, ये यहां से देखो आप, ये वाला एग्जांपल, ये पहला वाला लाइन जो एग्जांपल का आप देख रहे हैं, स्पीड, डिस्टेंस, करंट एक्सेट्रा आर स्केलर क्वांटिटी, ये एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटी के। अब ये कैसे है स्केलर क्वांटिटी, ये मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे स्पीड मान लो, किसी एक बाइक की स्पीड मान लो, साइकिल की स्पीड मान लो 50 मीटर्स पर सेकेंड,
50 मीटर्स पर सेकेंड ऐसा दिया हुआ है आपके सामने। तो आप देख रहे हैं स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं है। अब मान लो एक साइकिल 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो हम कहेंगे साइकिल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, बट वो किधर चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है, इसको हमने डिफाइन नहीं किया। तो स्पीड में डायरेक्शन ऐड नहीं होता है, तो स्पीड को हम कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है। तो वैसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड, उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि आप डिस्टेंस से भी समझ सकते हैं, 50 मीटर का एक डिस्टेंस है, मान लो आपके सामने 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर का डिस्टेंस, ये 50 मीटर, 50 मीटर का डिस्टेंस है आपके सामने। एक सेकंड में अच्छे से बना देता हूं स्क्रीन पे। ये 50 मीटर का डिस्टेंस है। तो 50 मीटर में मान लो एक लड़का है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, और ए बी का डिस्टेंस है 50 मीटर। तो आप कह सकते हैं ए बॉय ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी अ 50 मीटर डिस्टेंस। तो 50 मीटर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, सिर्फ वो ए से बी गया 50 मीटर डिस्टेंस। अब वो ए से बी किसी भी रास्ते से जा सकता है, तो उसमें भी डायरेक्शन नहीं है, डिस्टेंस में भी डायरेक्शन नहीं होता है। आप कहोगे कि हम 5 किलोमीटर चले, तो 5 किलोमीटर किधर चले ये आप नहीं बता सकते, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं रहता है, ठीक है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं रहता है, स्पीड में भी डायरेक्शन नहीं रहता है, करंट में भी डायरेक्शन नहीं रहता है। अब आप कहोगे करंट, तो मान लो एक तार एक जगह से दूसरे जगह आया है, तो करंट का तो डायरेक्शन फिक्स है कि वो तार जिधर से आया उसी डायरेक्शन से वो आएगा। लेकिन आप जब 11th में जाओगे तो वहां पे पढ़ना है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में एक और चीज होना जरूरी है, दैट इज स्टेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और उसके हिसाब से करंट फिट नहीं बैठता है एज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको एज ए स्केलर ही रखा गया है। सो ये आगे की बातें हैं। आप अब समझ गए होंगे कि स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटीज को बोलते हैं जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटीज को बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो। जैसे अब एग्जांपल देते हैं हम लोग, आप एग्जांपल से देख सकते हैं, दूसरा वाला एग्जांपल वाला आप लाइन देखो, दूसरा वाला, ये वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा, ठीक है, ये दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेलोसिटी क्या है, जैसे कि कोई एक लड़का मान लो साइकिल चला रहा है, तो अगर कोई ये कहे ए बॉय इज राइडिंग अ साइकिल विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में एक लड़का 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से एक बाइसिकल चला रहा है, इसका मतलब उसमें डायरेक्शन भी जोड़ दिया गया, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, कुछ भी डायरेक्शन आ गया है ना। तो डायरेक्शन आ गया तो आप समझ जाओगे कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है देखो बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट आगे भी अभी पढ़ना है डिटेल में, अभी आप समझो इस चीज को। एक है आपके पास पॉइंट ए, एक पॉइंट है आपके पास बी, और आपके पास ए से बी जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो एक रास्ता है, मान लो आप ऐसा है, ऐसा आप घूम घूम के ऐसे इधर आ गए, एक रास्ता ऐसा है इधर से ऐसे से कुछ भी करते हुए इधर बी पॉइंट पे आ गए, और एक रास्ता है डायरेक्ट ए से बी की तरफ गए, डायरेक्ट ए से बी की तरफ गए। तो डिस्प्लेसमेंट को ऐसा बताया जाता है, ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट को ऐसा बताया जाता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान से सुनना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, the shortest distance between initial position and final position is known as displacement. The shortest distance between initial position and final position is known as displacement. अब ये क्या है देखो, ए जो पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट है, शुरुआती पॉइंट है, बी जो पॉइंट है ये क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी का जो सबसे शॉर्ट, सबसे छोटा रास्ता जो होगा, द शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक ना, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, द शॉर्टेस्ट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। तो ए और बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट, जो ए है इनिशियल पॉइंट, बी है फाइनल पॉइंट, ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलेंगे क्या, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और ये जो आप इधर से कभी चल के आ रहे हो, कभी इधर से चल के आ रहे हो, तो ये आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और भी ज्यादा आपको क्लियर होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट में ऑलवेज डायरेक्शन होता है, ठीक है, कि वो एक पॉइंट से बी पॉइंट से, मान लो ये इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ईस्ट, ये डायरेक्शन है ईस्ट का, इधर वाले को बोलते हैं क्या, बोलो,
नॉर्थ, इधर वाले को बोलते हैं क्या, ईस्ट, इधर वेस्ट और इधर साउथ। तो मान लो ये डायरेक्शन है ईस्ट, ठीक है, इधर का डायरेक्शन था ईस्ट, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन रहता ही है ऑलवेज, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ठीक है। अब तीसरा जो आपके सामने दिख रहा है एग्जांपल, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन होता है। अब ये चीजें हम समझेंगे थोड़ा आगे बढ़ने पे, ठीक है। सो आप अभी तक आपने समझा दैट व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज में देयर इज अ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, एंड फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल्स आपने समझा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होगा, देयर इज अ वैल्यू ओनली, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी में देयर इज मैग्नीट्यूड, वैल्यू तो होगा ही, डायरेक्शन भी ऐड होगा, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो पहला टॉपिक हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हाट इज डिस्टेंस, आप डिस्टेंस क्या कैसे कर सकते हो, तो आप एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी, ठीक है। और मान लो ये डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। अब एक चीज ध्यान से सुनना, एक लड़का था, ये देखो ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है, ध्यान से देखो। तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आना चाहता है, क्या करना चाहता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आना चाहता है। तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, 3 किलोमीटर। फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट पे आना चाहता है, तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, 4 किलोमीटर, है ना। 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर आपसे कोई कहे कि ये ए से बी आया, बी से सी आया, और सी से मान लो ये फिर ए पे चला गया, सी से फिर ए पे चला गया, तो सी से ए तक जाने के लिए इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड हेयर इट इज 3 किलोमीटर, हेयर इट इज 4 किलोमीटर, सो ए सी वुड बिकम 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा कि, ठीक है। तो ए सी डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। तो एक लड़का था, ये एक लड़का था, देखो आप स्क्रीन पे, ये एक लड़का था, ये लड़का ए पॉइंट से चला, बी तक आया, फिर बी से चला, सी तक आया, सी से चला, फिर ए तक गया। तो ए से बी गया, बी से सी गया, एंड देन सी से ए गया। तो अगर आपसे कोई पूछे ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या कहेंगे, दैट 3 + 4 + 5, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 7 + 5, दैट वुड बी 12 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस अपना कितना आ गया, 12 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब आपसे कोई कहे डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे बताएंगे कि ये ए पॉइंट से शुरू किया था चलना और ए पॉइंट पे ही वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। जो शुरुआती पोजीशन है और जो बाद में पोजीशन है, उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन भी ए है, फाइनल पोजीशन भी ए है, तो इसमें तो डिस्टेंस कुछ दिख ही नहीं रहा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में। तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो जब कोई बॉडी इनिशियल पोजीशन से चल के फाइनल पोजीशन पे भी वो इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन भी उसका इनिशियल पोजीशन ही हो जाए, मतलब एक जगह से चला तो उसी जगह पे वापस आ गया घूम फिर के, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अभी हम लोग स्कूल जाते हैं, रोज स्कूल जाते हैं, तो रोज स्कूल से जाके घर आते हैं, तो घर आने का मतलब, अभी तो लॉकडाउन है तो नहीं जा रहे मान लो, लेकिन जब भी स्कूल जाते थे तो क्या होता था, स्कूल गए एंड देन वापस घर आए। तो आपको घर से जो आप निकले जिस वक्त, और जब वापस आप घर पे आ रहे हैं, तो उस टाइम आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, क्योंकि आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्टेंस के साथ कोई डायरेक्शन ऐड नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ देयर इज ऑलवेज अ डायरेक्शन। तो आई होप यू आर क्लियर विद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे आपको एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ दिए हुए आपके बुक्स में, आप उसको एक बार ज़रूर रीडिंग दें, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होंगे ये कॉन्सेप्ट्स।